ये हादसा तो किसी दिन गुजरने वाला था, यह हादसा तो किसी दिन गुजरने वाला था, मैं बच भी जाता तो एक रोज़ मरने वाला था। ऐसी पंक्तियां लिखने वाले शायर राहत इंदौरी इस दुनिया में नहीं रहे। कोरोना पॉजिटिव थे, कई बीमारियां पहले से थी। कल सुबह उन्होंने ट्विटर पर अपनी बीमारी की सूचना दी और शाम को खबर आई इस दुनिया में नहीं रहे। तो आज इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले दोस्तों बता दूं, हर रोज़ इस वीडियो में आपको बताता हूं कि इस अखबार में क्या छपा क्या छिपा, और ऐसे ही मेरे हाथों में दिल्ली से छपने वाले अखबारों के ये बंडल होते हैं। आज मैं खबरों के बारे में कम बताऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक वीडियो जो मैंने कल रात रिकॉर्ड किया है, जिसमें 3 युवा साथी हैं। पुनीत शर्मा मुंबई से थे, जो गीतकार हैं, कवि हैं। हिमांशु वाजपेयी लखनऊ के रहने वाले हैं, किस्सा गो हैं, लखनऊआ उन्होंने एक किताब भी लिखी है। और हुसैन हैदरी मुंबई में रहते हैं, पोएट हैं, शायर हैं, फिल्मों के लिए गीत लिखते हैं। इन सब से बातचीत करते हुए, राहत इंदौरी को समझते हुए, उनकी गज़लें, उनकी शायरी, उनके शेर और उनकी शख्सियत, इन सब को समझते हुए कल रात एक वीडियो बनाया था मैंने। बहुत सारे लोगों ने हो सकता है देखा होगा, लेकिन उस वीडियो के एडिटेड हिस्से को, क्योंकि वो वीडियो लंबा था, इसलिए उस वीडियो को दोबारा मैंने एडिट किया है और मैं अखबार की कुछ खबरें आपको बताऊंगा। लेकिन मैं चाहता हूं उसके बाद मैं उस वीडियो को प्ले करूंगा इसी के साथ, और मैं चाहता हूं कि उस वीडियो को देखिए और सुनिए। 3 युवा साथी किस ढंग से राहत इंदौरी को याद कर रहे हैं, उनके शब्द, उनके मायने, और उसके बाद वो शख्स जो अपने बारे में लिख गया था कि मैं मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, मैं मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पर हिंदुस्तान लिख देना। ऐसी लाइनें लिखने वाले शायर राहत इंदौरी को मैं तो चाहता था कि अखबार में भी आज उन पर, कहीं हिंदी अखबारों में कम से कम एक पन्ने छपें, लेकिन किसी अखबार में उस तरह से किसी ने श्रद्धांजलि नहीं दी। अमर उजाला में आधे पन्ने में है करीब करीब, लेकिन ज़्यादातर अखबारों में सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, पहले पन्ने पर, आखिरी पन्ने पर खबरें हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे दर्शक जो यूट्यूब पर अखबारों की समीक्षा सुनते हैं या मेरे वीडियो देखते हैं, वो राहत इंदौरी को सुने एक बार फिर से। मैं राहत इंदौरी से मिला था मार्च में लखनऊ। हम एक फ़्लाइट से जा रहे थे, मैं किसी और कार्यक्रम में जा रहा था, वो किसी और कार्यक्रम में जा रहे थे। फ़्लाइट में हमारी मुलाकात हुई, एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, और उनके बेटे भी उस वक्त फ़्लाइट में साथ थे। फिर हम लोग एयरपोर्ट से बाहर तक गए। मुझे उनके साथ कुछ देर रहना ऐसा लगा कि एक महान शायर को करीब से छू कर देख रहा हूँ। उनके शब्दों के एहसास तो मेरे जहन में इस कदर जमे हैं कि जब भी देश में कोई ऐसा मौका आता है, ऐसे हालात होते हैं, तब हर मौके के लिए राहत इंदौरी के शेर हैं। मोहब्बत के शेर, चुनौती के शेर, सांप्रदायिकता के खिलाफ शेर, हर दौर के लिए और देश के दुश्मनों के लिए शेर। तो मैं चाहता हूं कि वो वीडियो आप देखें। मैं अखबार के बारे में कम बात करूंगा, इसलिए मैंने शुरू में ये बात कह दी, और मैं आपसे सिर्फ ये आपको भरोसा देता हूं कि उस वीडियो को आप देखेंगे। जैसे उस वीडियो को मैंने तो रिकॉर्ड किया, लेकिन रात भर उसकी लाइनें जो हमारे साथियों ने कही है मेरे जहन में गूंजती रही, और रात में सो नहीं पाया मैं। और सुबह उठकर पूरे इस वीडियो को, जो आमतौर पर मैं अपने वीडियो दोबारा नहीं देखता, क्योंकि मुझे डर लगता है कि इसमें कितना ख़राब होगा, कितनी कमियां होगी, खामियां होंगी, कभी नहीं देखता। कभी मैं अपने इंटरव्यू दोबारा नहीं देखता, अपने वीडियो नहीं देखता। मेरे लिए बहुत दिक्कत होती है अपने किसी भी वीडियो को दोबारा देखना, क्योंकि उसमें सिर्फ कमियाँ दिखती है। लेकिन उसमें कमियाँ, उस वीडियो में भी कमियाँ हैं तो मेरे हिस्से, लेकिन उन 3 साथियों ने जिस ढंग से राहत इंदौरी साहब को श्रद्धांजलि दी, वो कमाल की है। तो इसलिए उस वीडियो को मैंने दोबारा देखा और मुझे लगा आप तक पहुंचाएं। तो आज खबरों से, और आज के अखबार में कहें कि ऐसी कोई खबर भी मुझे नहीं दिखी जिस पर मैं वीडियो अलग से इतना लंबा बनाता, तो शायद मेरी मुश्किल भी थोड़ी आसान हुई कि इस बहाने आप राहत साहब को इस वीडियो के बाद अखबार पर छोटी सी बात, और उसके बाद आप सुने, इसी से मैं जोड़ रहा हूँ उसको। तो अखबारों में क्या खबर है दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं रूस ने दावा किया है कि कोरोना का पहला टीका बना लिया है। तो हर अखबार में मोटे तौर पर ये खबर हेडलाइन में है। ये नवभारत टाइम्स से आप देख पा रहे हैं, और सभी हिंदी अंग्रेजी अखबारों में, ये हिंदुस्तान है, इसमें भी उसी टीके की खबर है कि रूस ने बनाया पहला कोरोना टीका। हर अखबार में,
हिंदी अंग्रेजी तमाम अखबारों में ये हेडलाइन है, एक्सप्रेस में हो, टाइम्स ऑफ इंडिया में हो, हर जगह ये खबर है। अब मैं इस खबर के बारे में थोड़ा सा बता दूं, इसे ज़्यादातर लोगों को मुझे पता है कि पता होगा, क्योंकि कल दोपहर को खबर आ गई थी कि रूस के प्रेसिडेंट ने व्लादिमीर पुतिन ने कल ऐलान कर दिया था कि रूस में बनी पहली कोविड वैक्सीन को वहाँ के मंत्रालय ने अप्रूवल दे दिया और अपनी बेटी पर ही टेस्टिंग उन्होंने कराई है। और स्पुतनिक 5 इसका नाम दिया है। सितंबर से इस टीके का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। अक्टूबर के महीने में देश में इसे लगाने की शुरुआत हो सकती है। और उसके बाद जो दावे हैं रूस के, ये सब हैं। और मुझे लगता है इसकी बात चूँकि रूस काफ़ी पहले से कर रहा था, इसलिए ज़्यादातर लोगों को पता होगा आपको। दूसरी एक बड़ी खबर है जो कई अखबारों की हेडलाइन वो भी है, अमर उजाला की हेडलाइन ख़ास तौर से, उसके बाद अंग्रेजी अखबारों में हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया और सारे अखबारों में वो खबर है 2005 के पहले जन्मी बेटियों को भी पैतृक संपत्ति में बराबर का हक। इस देश की एक मुश्किल है, बेटियों को आप विरासत नहीं सौंपते। बेटियों को लेकर एक अलग किस्म की मानसिकता रही, हालांकि हाल के दशकों में ये तस्वीर और ये नज़रिया बदला है, लेकिन हम सब ने देखा है 30-40 साल पहले बिहार, यूपी, छोटे शहरों में बेटियों को लेकर मानते हैं इसकी तो शादी हो जाएगी, हाथ पीले हो जाएंगे और उसके बाद बेटियां चली जाएगी। लेकिन एक बड़ा फैसला है जिसमें बेटियों को भी पिता की संपत्ति में बराबरी का हक, और इस फैसले में ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने 5 साल पहले जो फैसला किया था उसको बदल दिया है। उसके बाद एक खबर जो मैंने कल बताई थी, जिस पर एक वीडियो मैंने किया है जो आप सब ने देखा होगा, और यही जो बेटियों के अधिकार वाली खबर टाइम्स ऑफ इंडिया की भी हेडलाइन है। एक खबर जो कल आपने देखी होगी जिस पर वीडियो मैंने किया था, जो सुदीक्षा भाटी वाली खबर है कि कैसे एक लड़की बुलंदशहर में जिसने टॉप किया था, उस लड़की की कैसे एक हादसे में मौत हुई, जिसमें परिवार का आरोप है कि मनचलों ने छेड़खानी की कोशिश की और उसमें मौत हुई। टाइम्स ऑफ इंडिया ने पहले पन्ने पर छापा है, लेकिन इस पर बहुत विस्तार से कल के वीडियो में मैंने अपनी बात की थी कल दोपहर, आप चाहें तो देख सकते हैं। हर अखबार में ये खबर सुदीक्षा भाटी की खबर है, अलग अलग अखबारों में। एक यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की खबर है, जो यूपी में कैसे कानून व्यवस्था की हालत ख़राब है, क्योंकि हाल के दिनों में लगातार हत्याएँ, अगवा किया जाना, बलात्कार की घटनाएं, ऐसे कई घटनाएं हुई हैं, तो ये कई अखबारों की खबरें हैं। उसके बाद एक चीन को लेकर खबर है कि सेनाओं की बातचीत से नहीं सुलझ रहा चीन से विवाद। इस पर चूंकि मैं बहुत बार बात कर चुका हूं और ये बातचीत से बात अब आगे निकल चुकी है और कई बार कमांडर लेवल की बात हो चुकी और चीन अपनी ज़िद पर अड़ा हुआ है, ये हम जानते हैं। और अब देखना है कि चीन वापस कैसे लौटेगा। तो ये खबर है हर अखबार में। और उसके बाद सुदीक्षा की खबर मैं बता चुका। राहत इंदौरी की खबर अखबारों में है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा था कि मुझे उम्मीद थी कि ज़्यादा प्रमुखता से खबर छपेगी, लेकिन उतनी प्रमुखता से उनकी शायरी, उनकी शख्सियत के बारे में अखबारों ने बताया नहीं है। पहले पन्ने पर हिंदुस्तान में है, मशहूर शायर राहत इंदौरी का दिल के दौरे से निधन, ये खबर है। और सेना चीन से लंबे मुकाबले के लिए तैयार, ये तो सरकारी टाइप से खबर है। चीन से लंबे मुकाबले के लिए तैयार रहना ही पड़ेगा, विकल्प क्या है। एक प्रधानमंत्री ने कल कहा था राज्य बढ़ाएं कोरोना टेस्टिंग, अपनाएं 72 घंटे वाला फार्मूला, और उन्होंने सुझाव दिया था 10 राज्यों को खास तौर से कि टेस्टिंग बढ़ाएं ताकि पता चले 72 घंटे के भीतर कि कोरोना की दरअसल स्थिति क्या है, क्योंकि 80% मामले इन्हीं राज्यों से आते हैं। इसी तरह की खबरें हैं और इसी को हिंदुस्तान टाइम्स ने लीड बनाया, जो मैंने अभी बताया। और जैसा कि मैंने शुरू में बताया, मैं बहुत ज़्यादा, चूँकि मुझे बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ दिखी नहीं। रूस की खबर आप जानते होंगे, सुदीक्षा भाटी की खबर कल बहुत चल चुकी है, आपको पता होगा, और बाकी ऐसी कोई ख़ास चीज़ नहीं है। एक बेटियों के हक़ में फ़ैसले वाली बात। लेकिन दोस्तों, मैं माफ़ी फिर मांगूंगा, क्योंकि आज मेरी भी दिलचस्पी बहुत ज़्यादा अखबारों को टटोलने में नहीं थी। तो मैं चाहूँगा यहाँ से मैं वीडियो टॉस करता हूँ, दूसरा वीडियो, और आप धैर्य से 20 मिनट, 25 मिनट, 10 मिनट सुने। मुझे उम्मीद है, भरोसा है कि अगर आप 10 मिनट भी सुनेंगे तो शायद आप चाहेंगे कि आप पूरा सुने। इसलिए आप सुनिए राहत इंदौरी के बारे में। 3 युवा साथी कैसे उन्हें याद कर रहे हैं। जो भी खामियां, गलतियां वो मेरी, बाकी आप सुने, गौर करें उनको। सुनिए। हिमांशु जी, जैसे बहुत सारे उनके जो शेर को मैं देखता हूं, पहले ये कहते हुए, फिर से माफी मांगते हुए कि मैं इसमें आप लोगों के बीच 0 बटे सन्नाटा हूं, लेकिन राजनीतिक तौर पर, एक पत्रकार के तौर पर, या कई बार आप कोई टिप्पणी करना चाहते हैं मौजूदा हालात पर, देश में जो कुछ चल रहा है, तो कई बार मुफीद लगती है उनकी कुछ लाइनें। जैसे उनकी लाइनें हैं
सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, कुछ पता तो करो चुनाव है क्या। अब ये कितना मौजू लगता है जब भी आप ऐसी चीजें देखते हैं सरहद पर। हमने 2019 में देखा, उसके पहले भी चुनाव देखा, तो हर बार ये बात आती है तो उनके शेर याद आते हैं। ऐसे मौकों के लिए बहुत कुछ लिख गए राहत साहब, जो 20 साल 30 साल 40 साल बाद भी लोग वो पंक्तियां दोहराएंगे। आप कैसे याद करते हैं हिमांशु? हम तो ऐसे याद करते हैं। हुसैन साहब ने कुछ कहा जी बिल्कुल बिल्कुल। हमें तो ये लगता है कि एक आम इंसान और एक फनकार में यही अंतर होता है कि एक आम इंसान अपने जिस्म की मौत के साथ ही मर जाता है, एक फनकार अपने फन में हजारों साल जिंदा रहता है। तो राहत इंदौरी का जिस्म आज हमसे जुदा हो गया, लेकिन राहत इंदौरी अपनी शायरी में हजारों साल जिंदा रहेंगे। जब जब कोई जाबिर सल्तनत हुकूमत आएगी, जब जब कोई जुल्मी शासक आएगा, तो राहत इंदौरी, जैसा कि शायर जमाली ने उनके बारे में कहा था कि राहत इंदौरी की शायरी वो है जो सीने बातिल पे, यानी बुराई जो अन्याय है उसके सीने पर नेज़े की तरह धसती है। तो राहत इंदौरी की शायरी, वही मैं कहूंगा कि राहत इंदौरी की शायरी हमेशा सीना बातिल पर नेज़े की तरह से धसती रहेगी। तो मेरे लिए, और उनका एक शेर मेरा इतना पसंदीदा है, जब भी मैं मायूस होता हूं तो मुझे हमेशा मेरे कानों में वो गूंजता है कि न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। तो ये जो एक, और एक खास बात मैं बहुत जल्दी से, क्योंकि मेरा लालच ये है कि मैं पुनीत और हुसैन को ज्यादा सुन पाऊं, राहत साहब क्यों इतने हरदिल अजीज हैं? 70 साल की उनकी उम्र थी। ये बात जॉन एलिया अभी बहुत चलते हैं सोशल मीडिया पर, हमारे दोस्त मरहूम अंकित चड्ढा कहते थे कि सिक्के की तरह चलते हैं, लेकिन वही एक खास बात मुझे राहत साहब में जॉन एलिया से भी ज्यादा लगती है। उनके शेर इतने जवान हैं कि आप अगर उनकी शायरी में राहत साहब को देखें तो वो बहुत जवान आदमी, वो शायरी में बूढ़े लगते ही नहीं। उनका जो लहजा है वो एक जमा मर्द का लहजा है, वो उस तरह से कि आपको लगेगा, और वो शायरी में आपसे लगेगा कि आपके दोस्त हैं। ये आप, मेरे और उनके उम्र में बहुत अंतर है, लेकिन जब मैं शायरी में उनको देखता हूं तो वो जो तेवर है उनके यहाँ, और वो जो एक खास जवानी का जो उनके यहाँ एक पूरा माहौल है, वो उनको इतना फेवरेट बनाता है। और यही उनको, हर बहुत सारे शायर हैं हमारे वक्त में, बड़े बड़े शायर, लेकिन राहत इंदौरी की खासियत यही है कि उनका जो तेवर है वो एक, जो हम कहते हैं ना एंग्री यंग मैन, जो अमिताभ बच्चन की एक छवि थी 70 के दशक में जब उनकी फिल्में आई, शायरी में राहत साहब को आप पढ़ें तो आपको लगेगा कि ये कोई जवान आदमी, कोई जिंदगी से आंख मिलाने वाला आदमी, कोई तूफानों से टकरा जाने वाला आदमी जो है वो लिख रहा है। और यहीं पर एक छोटी सी बात ये है सर कि ये तेवर ऐसा बना क्यों? देखिए, राहत साहब का बचपन, उनकी जो नौजवानी है वो बहुत मुश्किल वक्त उसमें रहे, और खास तौर पर वो इंदौर से आते थे। इंदौर में उस तरह की अदबी रिवायत उर्दू शायरी की, मुशायरों की राहत साहब से पहले उतनी मजबूत नहीं थी, तो लेकिन वो उस तरह से मजबूत तौर पे दिखाई नहीं देती थी या बात नहीं की जाती थी। तो राहत साहब को उसमें अपना दखल बनाने के लिए बहुत मुठभेड़ करनी पड़ी है। तो ये जो उनका टकराव है, इसने उनके चेहरे पर वो कलंदराना शान लाई है कि जब वो शेर पढ़ते हैं तो हमारे एक शायर थे वामिक जौनपुरी, बहुत मशहूर प्रगतिशील शायर, भूखा है बंगाल उनकी बहुत मशहूर नज्म है, वो कहते थे कि राहत इंदौरी मुशायरों का सुल्ताना डाकू है, जब वो पढ़ना शुरू करता है तो मुशायरे सरेंडर कर देते हैं उसके आगे। तो ये राहत इंदौरी है जी। ये जब राहत इंदौरी इस तरह से पढ़ते थे मंच पर, तो वो जो दीवानगी थी उसको मैं पुनीत आपसे समझना चाहूंगा कि ये क्या थे राहत इंदौरी। अगर उनकी लाइनें कई बार देखेंगे तो हिंदुस्तान को लेकर, मुल्क से मोहब्बत को लेकर अलग अलग तरह से उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, और उसको आप चूंकि बहुत करीब से जानते हैं, इसलिए मैं आपसे सुनना चाहता हूं पुनीत कि आप कैसे देखते हैं राहत साहब को। और उन्होंने एक तरह से आज के दौर में जब वफादारी की उम्मीद लोग करते हैं कि आप साबित करिए कि आप देशभक्त हैं,
और इस दौर में ये भी एक दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसको मैं मेंशन करना चाहूंगा खास तौर से, कि ट्विटर पर, फेसबुक पर हम लोगों ने जब उनकी उनकी शायरी या उनके शेर जब पोस्ट किए, उनकी गजलें पोस्ट की, बहुत सारे लोग उसके बाद भी गालियां दे रहे हैं। तो ये लोगों के जहन में ये बात थी, इसका एहसास राहत साहब को भी था, तभी उन्होंने कहा कि मुझे लोगों ने कहा जिहादी है और मैंने ये शेर लिखा। कैसे देखते हैं आप पुनीत? ये राहत साहब जैसे बहुत अच्छे से कहा कि तेवर का दूसरा पर्यायवाची राहत साहब है। और जब आप मंच पर पढ़ने की बात करते हैं ना, तो वो जो कहा कि राहत साहब के अलावा कोई दूसरा नाम आता नहीं है जो मंच का इतनी अच्छी तरह से इस्तेमाल करता है। कहीं भी चाहे कविता देख लें, शायरी देख लें, झिझक, एक हल्की सी अदबी झिझक रहती है लोगों में कि हम मंच पर हैं तो थोड़ा एक अदब से साथ रहें, हम ये न करें वो न कहें, इस तरह से कहें, उस तरह से खड़े हों। राहत साहब ने जो जिस बैकग्राउंड से वो आते थे, जिस काफी किसी से दौर से आते थे, वो सिनेमा घर पे जो पोस्टर लगते हैं वो पेंट किया करते थे, वहां से लेकर वो कि शायरी से तक कहाँ कैसे आए, वो अपने आप में एक लंबी जर्नी है, अपने आप एक लंबी कहानी है। तो जब वो आए होंगे मंच पे, मैं सोचने की कोशिश करता हूँ तो उनके ऊपर कितना बोझ होगा, कितने सारे लोगों के बीच में अपनी आवाज दिखाने का उनके ऊपर बोझ होगा। तो उनको जो मंच मिला, उन्होंने इस बात से झिझके नहीं कि मंच जो है उसका इस्तेमाल करना जरूरी है। उनकी जिसको बहुत अच्छे से पढ़ते थे वो माइक के साथ, वो था कि रोज माफी के साथ, बिल्कुल माफी के साथ, कि रोज तारों की नुमाइश में खलल पड़ता है, रोज तारों की नुमाइश में खलल पड़ता है, चांद पागल है अंधेरे में निकल पड़ता है। क्या बात है, वाह क्या बात। और फिर वो जैसे उसके बाद ये शेर जो किस तरह कहते थे कि उसकी याद आई है सांसों जरा आहिस्ता चलो, उसकी याद आई है सांसों जरा आहिस्ता चलो, धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है। क्या बात है, वाह। मैंने उसका 10% भी नहीं पढ़ा, मैं साफ साफ कह सकता हूँ, लेकिन जिस तरह से वो अपनी सांस का इस्तेमाल, अपनी पिच का इस्तेमाल, अपने परफॉर्मेंस का इस्तेमाल करते थे, ये आदमी उस तूफान में डूब जाता था। तो मैंने महसूस किया है इस चीज को, पहले जब शुरुआती रो में बैठकर, बीच की रो में देखकर, सबसे पिछली रो में, हर रो में बैठा हूँ अपने जीवन के दौर में, मैंने लेकिन जिस रो में बैठा हूँ उसी तेवर के साथ उस तूफान को महसूस किया है मैंने। ये राहत इंदौरी साहब का जादू था मेरे लिए। ये जी सर, मैं मुझे एक वाकया याद आ रहा है, मैं सुना दूं हुसैन भाई के लिए भी, और पुनीत शायद आपने भी, आपको या शायद पता भी हो। असल में जो लोग ये कहते हैं कि राहत इंदौरी जिहादी, और ये जो अभी जो माहौल बन गया, राहत साहब के असल में राहत साहब को उन लोगों ने, हमें लगता है कि अभी कुछ ही दिन पहले जानना शुरू किया होगा, वरना राहत साहब के तेवर हमेशा से रहे। हमको याद है कि जब ये इमाम बुखारी, यानी ये जो इमाम बुखारी हैं, इनके वालिद साहब, वो इमाम साहब थे, और बड़ा मशहूर शेर है राहत साहब का, किसी मुशायरे में इमाम बुखारी थे, और राहत साहब ने शेर पढ़ा था, उनको खिताब करके बाकायदा उछालते हुए शेर उनकी तरफ के इबादतों की हिफाजत भी उनके जिम्मे है जो मस्जिदों में सफारी पहन के आते हैं। वो सफारी सूट है ना उनकी पहचान। तो वो, या फिर एक उनका और वाकया कि किसी बड़े मौलाना से, हम नाम नहीं लेंगे, किसी बड़े मौलाना से राहत साहब ने ये कहा था कि ये आप मुख्यमंत्री के यहाँ नंगे पैर मत जाया कीजिए, सारी कौम बरहना हो जाती है। तो ये राहत इंदौरी का तेवर है, और जो उनको जानते हैं वो उनको जानते हैं, मतलब अब चूंकि सत्ता है, और सत्ता में भी ऐसी सत्ता है जिस, मतलब अगर कोई भी दयानतदार आदमी होगा तो वो जानेगा किस तरह का काम सत्ता कर रही है, तो उससे तो टकराना फिर शायर का फर्ज। और राहत साहब जैसा आदमी, उसके पास तो उसका तेवर ही है, और वो तेवर ही है जिसने उन्हें इतनी बुलंदी दी है। और जहां तक ट्रोल्स की बात है, तो राहत साहब का ही है कि अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। तो सही बात, सही।
एक और जो एक तेवर की बात है, इसी गजल जो हमने आपको ये इमाम बुखारी वाला किस्सा सुनाया, इसमें जो शेर है कि इबादतों के हिफाजत भी उनके जिम्मे है, जो मस्जिदों में सफारी पहन के आते हैं, इसी में शेर है कि अमीर शहर तेरे जैसी कीमती पोशाक मेरी गली में भिखारी पहन के आते हैं। तो ये जो उनका एक अंदाज है ना राज साहब का कि इसी में काटू, इसी में एक शेर है वो बहुत पसंद है मुझे, जो आज के जमाने में बहुत फिट बैठता है कि हमारे जिस्म के दागों पे तबसरा करने कमीजें लोग हमारी पहन के आते हैं। वाह वाह वाह, यही अकीक थे शाहों के ताज की जीनत। अकीक कहते हैं रत्न को, लाल रंग का रत्न होता है। यही अकीक थे शाहों के ताज की जीनत, यही अकीक थे शाहों के ताज की जीनत, जो उंगलियों में मदारी पहन के आते हैं। उंगलियों में मदारी। क्या बात, क्या बात। पूरा जो है ये एक इसका शेर बहुत एक अजीत सर, एक इसका शेर बहुत पॉलिटिकल है, एक बहुत पॉलिटिकल शेर है इसका। मनसब कहते हैं पद को ना, मनसबदार। तो ये जो मनसबों के पुजारी पहन के आते हैं, ये जो मनसबों के पुजारी पहन के आते हैं, कुलाह, कुलाह कहते हैं टोपी को, और तौक कहते हैं उस बेड़ी को जो गले में डाली जाती है कैदी के, बहुत भारी। तो ये जो मनसबों के पुजारी पहन के आते हैं, कुलाह तौक से भारी पहन के आते हैं, यानी इनकी जो टोपी होती है मनसबों के पुजारियों की, जिस आदमी को पद की लालसा है, वो उनकी टोपी उनके लिए बोझ बन जाती है, तौक बन जाती है। ये जो मनसबों के पुजारी पहन के आते हैं, कुलाह तौक से भारी पहन के आते हैं। वाह, अब जरा हुसैन साहब को शामिल करते हुए, हुसैन साहब देखिए, सत्ता को ललकारने के लिए उन्होंने दशकों पहले जो लिखा, आज के दौर में लोगों को लगता है इस सत्ता के लिए लिखा। वही तो हिंदुस्तान थोड़ी है कि बात करेंगे 35 साल पहले लिखा। वो खुद कहते हैं कि ये शायरी अचानक उगाई, लोगों को लग रहा है पता नहीं क्या हुआ। यही जो उन्होंने लिखा, जिसका जिक्र बार बार वो मंच से वो करते थे, उनको सुनाने को लोग कहते थे कि जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे। मैं नहीं पढ़ सकता हूँ, किराएदार है, जाति मकान थोड़ी है। तो ये आज लोग किसी मुल्क, इस मुल्क के निजाम के लिए या किसी के लिए इस्तेमाल करते हैं तो लगता है पता नहीं हाल में लिखा क्या, और लोग गालियां देने लगते हैं। दरअसल ये उनका तेवर है जो दशकों से है, जो हर दौर में मौजूद है। तो इस दौर में फिर आप कैसे देखते हैं? आपके उनके 2 शेर हैं जो मैंने 2 ही शेर सुने हैं यूट्यूब में, कहीं तो भी सुने थे मैंने, बहुत साल पहले की बात है, मैंने 10-12 साल पहले सुने होंगे, पर मैं भूला नहीं कभी वो शेर की। उसमें एक शेर सुनाता हूँ जिसके बाद मैं समाज से जोड़ूंगा, मैं तो आगे जो आप बात कह रहे हैं उससे जोड़ूंगा। उनका शेर है कि अब के जो फैसला होगा वो यहीं पर होगा, अब के जो फैसला होगा वो यहीं पर होगा, हमसे अब दूसरी हिजरत नहीं होने वाली। क्या बात है। तो ये जो शेर है ये भी उन्होंने पढ़ा था बाद में कि भाई साथ चलना है तो तलवार उठा मेरी तरह, मुझसे बुज़दिल की हिमायत नहीं होने वाली। तो ये जो पहला शेर है आप देखिए उसमें गहराई कितनी ज्यादा है कि अब के जो फैसला होगा वो यहीं पर होगा। तो यही जब वो कह रहे हैं तो यही क्या है, यही हमारा मुल्क है, यही हिंदुस्तान है कि भाई मैं लड़ूंगा तो मैं यहीं लड़ूंगा। और दूसरी हिजरत से क्या पर्याय है उनका, दूसरी हिजरत से पर्याय है कि जो पहली हिजरत हुई थी वो हो गई, अब जो फैसला होगा वो यहीं पर होगा। तो ये जो एलियनेशन की फीलिंग है, ये जो किसी को घुसपैठिया कह देने वाली बात है, ये जो किसी को अलग मतलब थलग कर देने वाली बात है, कहीं ना कहीं ये 20-30 साल पहले भी कचोटती होगी, तभी जहन में से ये शेर आया होगा। तो ये वो जो कह रहे हैं मेरे ख्याल से बहुत ही मजाकिया तौर पे कह गए कि शायरी तब उगाई है, मतलब आज उगाई है, लेकिन शायद उस बात में सच्चाई भी है कि शायद बीज तब भी थे, उन्हें पौधा उगता हुआ दिख रहा था और अब बहुत ज्यादा उग रहा है। और रही बात ट्रोल्स की, जैसे आप लोग ट्रोल्स की बात कर रहे थे, तो और जो कि एक शेर पे उनका मतलब एक्चुअली मतलब उसका मतलब उसकी पैरोडी भी बनाई गई है कि किसी के बाप का हिंदू, पूरी की पैरोडी मतलब राइट विंग में बनाई है, आईटी सेल ने बनाई है। हाँ, वो भी अच्छे से नहीं बनाई है। तो वो उसको भी जवाब देता हुआ एक शेर है उनका, बहुत अच्छा शेर है कि भाई और वो किसी के बाप का हिंदुस्तान किस तरह हिट हुआ है और कितना मतलब पावरफुल है, और कितना एक शायर की जबान जो है कितनी मतलब हावी हो सकती है कि सिर्फ एक शेर तेरे पुर्जे उड़ा सकता है, सिर्फ एक शेर तेरे पुर्जे उड़ा सकता है, कि तू समझता है कि
क्या ये कि तू समझता है कि ये शायर है ये क्या कर लेगा, तू समझता है ये शायर है ये क्या कर लेगा, कि उठा शमशीर दिखा अपना हुनर क्या लेगा, ऐसे करके उनकी गजल का वो पहला मिसरा है कि सिर्फ एक शेर तेरे पुर्जे उड़ा सकता है, तू समझता है कि ये शायर है ये क्या कर लेगा, ऐसे करके। तो या वो उसका भी जवाब दे रहे हैं, उन्हें उसका पूरा इल्म है कि भाई ये जो मक्खियों जैसे भिनभिना रहे हैं, नफरत मतलब फैला रहे हैं, कि ये मतलब कहाँ समझेंगे कि मैं एक शेर से इनके पुर्जे उड़ा सकता हूँ और वगैरह। मतलब ये तो ये जो समाज से जोड़ने वाली है ये बातें बहुत सारी है उनकी। और अगेन मतलब जो जिहादी वाली बात कर रहे हैं, तो उन्होंने तो कितने शेर कहे, जैसे हिमांशु भाई ने इतने शेर सुनाए, वो जो वाकया सुनाया, वैसा उनका एक और शेर है कि भाई वही उनका नहीं उनका एक और शेर है कि भाई मतलब उन्होंने अपने समाज के ऊपर भी बहुत मतलब भाई फप्ते कसे हैं। उनका शेर है कि किसी से हाथ भी छिपकर मिलाइए वरना इसे भी मौलवी साहब हराम कह देंगे। वाह क्या बात है, बताइए कि किसी से हाथ भी छिपकर मिलाइए वरना इसे भी मौलवी साहब हराम। तो आप ऐसे आदमी को हुसैन भाई अभी जब ये गजल हम सुना रहे थे जो मनसबों के पुजारी पहन के आते हैं, हम ये शेर अब बात करते हुए याद आया, इसमें एक शेर जो जैसे लोग कह सकते हैं कि नाम तो नहीं लिया है, सफारी पहन के आते हैं, देखिए इसी गजल का एक शेर था, हम भूल गए, वो शेर था इमाम बुखारी का नाम है उसमें, ये मसनदों की सियासत भी सियाह चश्मा है, वो चश्मा लगाए रहते ना बुखारी साहब, ये मसनदों की सियासत भी सियाह चश्मा है जो इमाम बुखारी पहन के आते हैं। तो नाम लिया, बताइए नाम लेके राहत साहब ने। और अगर आप उनसे पर्सनली मिले, मतलब ये जो लोग कहते हैं वो जो सही कह रहे हैं वो कि ये धुआं है आसमान थोड़ी, उस आदमी से आप पर्सनली मिले, वो मुझे ये शर्फ हासिल हुआ, जैसे हुसैन भाई ने कहा 1-2 बार मुलाकात हुई, इतने खुलूस से वो आपसे मिलेंगे। और मुजफ्फर वारसी साहब ने ट्रेन, हमारी भी उनसे जो आखिरी मुलाकात ये साहित्य आशिक से पहले हुई ट्रेन में हुई थी, लेकिन मुजफ्फर वारसी साहब ने किस्सा लिखा है कि राहत इंदौरी भोपाल, हम लोग कलकत्ता से भोपाल आ रहे थे, भोपाल के बाद राहत साहब को इंदौर जाना था, हमें भोपाल में उतरना था, मुजफ्फर वारसी राहत इंदौरी उतर के गए ट्रेन से, ट्रेन रुकी, ट्रेन से उतरे, मुजफ्फर वारसी को उन्होंने टैक्सी कराई भोपाल में, और उसके बाद वापस आके उस ट्रेन में पहुंचे, उस ट्रेन में बैठा, ट्रेन कितनी देर रुकी होगी 10 मिनट, लेकिन राहत इंदौरी बिजली की रफ्तार से उतरे हैं, बाहर गए, ट्रेन टैक्सी ढूंढी है, मुजफ्फर साहब को बैठाया है, फिर आए हैं। तो ये उनकी फरमाबरदारी थी अपने बुजुर्गों के लिए कि वो इस तरह के अखलाक और वफादारी वाले इंसान थे। नहीं, जब वो आखिरी दिनों में जो आखिरी एक तो इवेंट काफी जानकार हो, मुझे तो जैसे होता है इम्तिहान में बच्चे को सहारा लेना पड़ता है पर्ची का, तो मैं इस पर्ची के सहारे हूँ। लेकिन एक बार पुनीत को शामिल करने के लिए, जैसे मैं जितने शेर उनके पढ़ता हूँ, फ्रेम में सारे मेहमानों को रखे, जितने मैं उनके शेर पढ़ता देखता हूँ, तो कई बार बहुत चुनौती देते हुए लगते थे। जैसे जिक्र कर रहे हैं ना आपके इमाम को, इमामत को, सत्ता को, साहिब मसनद को, हर वक्त एक चुनौती के शायर लगते हैं। मोहब्बत की शायरी मैंने कम पढ़ी है उनकी, मुझे अंदाजा नहीं है, क्योंकि स्वभाव से मैं थोड़ा उग्र हूँ, आक्रामक हूँ मैं भी, इसलिए चुनौती देने वाली शायरी उनकी ज्यादा पसंद आई, मैंने ज्यादा पढ़ी। शायद तब पढ़ना शुरू किया जब मोहब्बत के दौर से शायद मैं गुजर गया था। तो जब उनकी जैसे उनकी लाइनें हैं, मैं आ रहा हूँ पुनीत आपके पास जी, इसमें चुनौती है किस खूबसूरती से, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, आंधी से कह दे कि औकात में रहे। अब ये कितनी बड़ी बात वो कह रहे हैं। उसी की दूसरी लाइन है, बहुत गुरूर है दरिया को अपने होने पर, बहुत गुरूर है दरिया को अपने होने पर, जो मेरी प्यास से उलझे तो धज्जियां उड़ जाए। तो ये दरिया को भी चुनौती दे रहे हैं, शाखों को भी चुनौती दे रहे, तो चुनौती वाले शायर थे, चाहे इमामत हो, चाहे सियासत हो, चाहे साहिब मसनद हो। पुनीत भाई आप ये बात करें, इससे पहले बस हम एक शेर सुनाएंगे, क्योंकि जब बात चुनौती वाला रंग तो उनका बहुत मकबूल हुआ, लेकिन एक शेर हम सुनाएंगे, उसमें आपको शैलेंद्र से लेकर और अमीर खुसरो तक दिख जाएंगे उस एक शेर में। वो शेर है कि धूप बहुत है मौसम जल थल भेजो ना, धूप बहुत है मौसम जल थल भेजो ना, बाबा
मेरे नाम का बादल भेजो ना। तो ये जो अब के बरस भेज भैया को बाबुल, सावन में लीजो बुलाए, और वो लखिया बाबुल मोरे काहे को ब्याहे विदेश, तो वो राहत इंदौरी, या जो उनकी बहुत मशहूर गजल है, उसकी कत्थई आंखों में जंतर मंतर सब, चाकू वाकू छुरियां उरिया खंजर वंजर सब, और वो जिस दिन से वो रूठी मुझसे रूठे रूठे हैं, तकिए वकिए चादर वादर बिस्तर बिस्तर सब, तो ये ढीले पड़ गए। तो ये अब पुनीत भाई आप इस बात पे आए जो राजीव सर ने पूछा। जी हाँ, ये नहीं पूछा नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि राहत इंदौरी को उनके किस शेर से आज आप उनको श्रद्धांजलि देंगे, उनको कैसे याद करेंगे। मैं चाहता हूँ उनके शेर ज्यादा से ज्यादा लोग सुने। जैसे हुसैन साहब ने कुछ चीजें बताई, मैंने नहीं सुनी थी, हिमांशु आपने भी कुछ चीजें बताई, तो लोग दर्शक ज्यादा से ज्यादा सुने समझे। पुनीत भाई, एक तो बहुत उनका बहुत पुराना शेर है जो आज हर इंसान के को रहना चाहिए जहन में, बहुत कि वो भी बड़े अंदाज से पढ़ते थे शेर को, कि जो तौर है दुनिया का, जो तौर है दुनिया का, उसी तौर से बोलो, शहरों का इलाका है, जरा जोर से। क्या बात, वाह। इसमें एक शेर आता है जो मैंने सुना है कि उन्हें पाकिस्तान में ही पढ़ दिया इसको, कि कि दिल्ली से हम ही करते रहे अमन की बातें, दिल्ली से हम ही करते रहे अमन की बातें, यार तुम भी कभी लाहौर से बोलो। क्या बात, क्या बात है, वाह। ये देखिए, और उनका एक शेर है जो तेवर आता है इसमें, वो आशिकी के मामले का, कि मैं पर्वतों से लड़ता रहा और चंद लोग, मैं पर्वतों से लड़ता रहा और चंद लोग, गीली जमीन खोद के फरहाद हो गए। क्या बात, वाह। तो चुनौतियां देने का तो शौक था, और वही बोलो जो तेवर जो है, वो तेवर, उसी से बहुत कुछ हमको भी मिला, कि ऐसे भी कहा जाता है, बिना डरे कहा जाता है। मुझे याद है कि वो उसी में पुनीत 2 लाइन में जोड़ता हूं जो आपने कहा, उसी की कंटिन्यूटी में फिर आप आइएगा कि मजा चखा के माना हूं मैं भी दुनिया को, मजा चखा के ही माना हूं मैं भी दुनिया को, समझ रही थी कि ऐसे ही छोड़ दूंगा उसे। वो उसी टोन का, उसी तेवर का शेर है, उसी कंटिन्यूटी में। हाँ पुनीत। तो मुझे याद है कि एक मुशायरा था, जश्न मुशायरा था, मेरे ख्याल से बात 2008-2009 के आसपास की है। मंच पर थे और सामने कि इंदौर जो शहर है वो बहुत लंबे वक्त से बीजेपी का गढ़ रहा है हर मामले में, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे विधायिका हो, चाहे वो सांसद हो, कोई भी। तो सारी फ्रंट रो में लगभग सभी के सभी, जो 2-3 कांग्रेस के नेता बैठे थे, बाकी सबके सब लोग जो है भाजपा के लोग बैठे हुए थे, और उन्होंने कह के तंज ले लेके उनके सामने शेर पढ़े हैं, जो उनको पढ़ने थे, जो बहुत सारे शेर पढ़ भी चुके हैं हम। वो जो उनको यकीन था अपने आप पर कि मैं ऐसा नहीं कि मैं किसी की तरफ झुका हुआ हूं तो कोई मुझ पर इल्जाम नहीं लगा सकता कि मैं किसी एक के बारे में कह रहा हूं, मैं सबको कहता हूं, बारी बारी से कहता हूं, जो सामने जाए उसको कहता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उनका था कि शेर याद नहीं आ रहा है मुझे, तब तक हिमांशु आप कहिए, तब मैं वो शेर याद करता हूँ वापस से। तब तक एक बार हुसैन हैदरी को शामिल करते हैं। जी, मुझे हिमांशु फिर आपके पास आते हैं। मैं, आपने जो कहा कि शायरी सुनानी है, तो मुझे एक गजल याद आ रही है। मैं एक्चुअली किताब से पढ़ना चाहता था, पर एक बहुत छोटे बहर की उनकी गजल है जो मुझे बहुत पसंद है। उसके 3 ही शेर याद आ रहे हैं मुझे, कि धूप समंदर चेहरा है, धूप समंदर चेहरा है, जो आप कह रहे हैं इंकलाबी से अलग थोड़ा एक मिजाज हो, मतलब जो भी मतलब उनका रवैया है वो, कि धूप समंदर चेहरा है, मंजर कितना गहरा है, गंदुम सब जहरीले हैं, गंदुम माने गेहूं, कि गंदुम सब जहरीले हैं, जाहिर खेत सुनहरा है। धूप समंदर चेहरा है, मंजर कितना गहरा है, गंदुम सब जहरीले हैं, जाहिर खेत सुनहरा है, सारा शहर तो घूम लिया, सारा शहर तो घूम लिया, अच्छा खासा सहरा है। क्या बात है। और क्या नकाब का एक कुछ शेर था कि मतलब ये सबने नकाब ही पहने हैं, ऐसा कर कुछ है कि हर चेहरे पे चेहरा है,
ऐसे करके उसमें मतलब एक शेर आता है। और एक और उनकी गजल है जो आप कह रहे हैं वो मोहब्बत की शायरी जो कम है, मैं उनका एक गीत है जो मुझे बहुत पसंद है, कम जो मैं उनका फील लिखा नहीं कर हुआ रहा हूँ, है। मैं कह रहा हूँ मैंने कम पढ़ी है, हाँ मैं हाँ, चूंकि आपने पढ़, कम पढ़ी, हाँ। तो वो उनका मतलब एक, मेरी अज्ञानता है, मैं सिर्फ नहीं नहीं अपनी नहीं, बात बिल्कुल कर। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक उनका एक बहुत ही अच्छा गीत जो मुझे बहुत अच्छे गीतों में लगता है, बहुत सारे गीत उनके अच्छे हैं। करीब फिल्म में एक गाना है, मतलब उसमें हाँ जुदाई से डरता है दिल करके, उसमें एक स्टैंजास जो है एक से एक लिखे हुए हैं, जो अंतरे लिखे हुए हैं उस गाने में, उसका एक अंतरा है। और आप देखिए कि एक अरमान इस पार है, एक अरमान उस पार है, हमने खुद ही बनाई थी जो, रास्ते में वो दीवार है। क्या बात। अब आप इसे पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में फ्लिप कर दें, अगर मैं सारा कॉन्टेक्स्ट हटा दूं, तो भी कितनी सही बात है ये कि एक अरमान इस पार है, एक अरमान, ये जो सांप्रदायिकता की राजनीति चल रही है उसमें, कि एक अरमान इस पार है, एक अरमान उस पार है, हमने खुद ही बनाई थी जो, रास्ते में दीवार है। एक खुशी दिल ने क्या मांग ली, हर खुशी को नजर लग गई, जिंदगी जब करीब आई तो जिंदगी को नजर लग गई। तो ये किस कदर शायरी वो ले आते थे गीतों में भी, और कहीं भी मेयार ऐसा नहीं होता था, हल्का होता था। आप अब मुझे मतलब ये और भी मैं बहुत, हुसैन साहब, जो एक चीज, धुआं में भी, मतलब एक धुआं सॉरी धुआं सॉरी करके जो पूरा, उनका गाना है मिशन कश्मीर में, उसमें भी कितनी खूबसूरत लाइन है, ये तख्त की बहुत बहुत लड़ाई बहुत है, बहुत ये खूबसूरत है वो। मतलब ये तख्त की लड़ाई है, ये कुर्सियों की जंग है, ये बेगुनाह खून भी सियासतों का रंग है, लकीर खींच दी गई दिलों के दरमियां, धुआं क्या धुआं बात। धुआं धुआं। अब आप वो कहेंगे तो बहर में आएगा पूरा, तो ये वाह। पूरी जमीन बहर से देवताओं बंधी की, हुई है, जमीन या फनाओं जमीन की। देवताओं की जमीन, हाँ। तो वो पूरा जो गीत है देखिए, आप ये देखें, और फिर वही भी है कि भाई चंदा मामा सो गए सूरज चाचू जागे, ये भी आ रहा है उनके गीतों में, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो ये भी आ रहा है जीने से तो या मरने से पहले जीना सीख ले। मरने से पहले जीना हाँ, सीख ले। ये सीख ले। और ये चुरा लो दिल मिला में, चुरा लो ना दिल मिला सनम में भी एक गाना ना कि बिल्कुल। ना 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 वो किचन के ऊपर कुछ लाइन है उनकी, हाँ हाँ, मतलब वो बिल्कुल खाने, बिल्कुल बिल्कुल, ये चूड़ी सारे गिरा गैस गई, जल गई, नल खुला हाँ ये हुआ। किधर गए, यह नल खुला हुआ। तो अब ये इतनी बातों बातों में भी कितनी बातें कह जाना, मतलब बहुत ही सादा लफ्जों में, बहुत ही साफ बयानी में, तो वो भी बहुत उनकी बहुत रंग थे उनकी लिखाई के। और खैर तो हुसैन साहब जो आप, आपने हाँ, कहा, हिमांशु आपके पास आते हैं, जो हम्म कहा उसमें एक बात जो इनकी लोकप्रियता की शायद ये भी रही कि बहुत जैसे करें ना, सादा शब्दों में ऐसी रवानगी उनकी शैली में, भाषा में, कि किसी को भी समझ जाए, डिक्शनरी का सहारा ना लेना पड़े, दिमाग ना लगाना पड़े। या जैसे पहले अगर आप फैज का पढ़ेंगे या गालिब का पढ़ेंगे या उस जमाने का दाग का पढ़ेंगे, तो आपको कई बार उसके नीचे लिखा होता था टेक्स्ट में कि इसका मतलब आप यहाँ देखें नंबर 1, नंबर 2, नंबर 6 तक, तो आप ऊपर देखते थे फिर मतलब पढ़ते थे। यहाँ कम से कम इनकी शैली में, इनकी भाषा में, कि आप उर्दू कम जानते हैं, न जानते हैं, तब भी उनके मायने समझते हैं और हर दौर के लिए मौजूद है। जैसे उन्होंने कहा, 2 शेर मैं सुनाकर उसके बाद आता हूं, और दर्शकों से माफी कि मैं उर्दू बिल्कुल नहीं जानता हूं, कहीं नुक्ता की गलती हो, किसी चीज की गलती हो, सारी नुक्ता चीनी आप कर ले मुझे माफी के साथ। तो जो 2 लाइनें हैं मेरे सामने, यही चुनौती की बात, और जैसे आप कहते हैं सांप्रदायिकता की बात, उन्होंने दशकों पहले जो बात लिखी, आज के बहुत सारे लोगों को लगता है आज लिखी इसलिए नाराज होते हैं, लेकिन हर दौर में उनके भीतर कुछ बात थी जिसका जिक्र हैदरी साहब ने भी किया, पुनीत ने भी किया। ख्याल था, ख्याल था कि ये पथराव रोक दे चलकर, ख्याल था कि ये पथराव रोक दे चलकर, जो होश आया तो देखा लहू लहू हम थे। अब ये क्या बात। लाइनें इसी की कंटिन्यूटी है कि कभू हम कभू अपनी हम थे, ये जान वो के वाली गजल दुश्मन है, को हाँ। अपनी जान कहते हैं, हम क्या अपनी बात। जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हिंदुस्तान हैं। अब कहते हैं, ये क्या बात। शायर जो लिख गया, जिसने अपनी मिट्टी से, अपनी जमीन से, अपने मुल्क से इतना बेइंतहा मोहब्बत की शायरी लिखी, उस शायर को भी आप आज की तारीख में कुछ भी कह देते हैं, अलग बात है। ये सारी शायरी तब लिखी जब देश में 2014 नहीं आया था। मैं तो आपको इसलिए कहता हूँ, हिमांशु जी, अब आपके पास आते हैं। जी जी, मुझे जब आप ये सादा जबान की बात कर रहे थे, राहत साहब का खुद का शेर है, क्योंकि उनके जब वो शुरू शुरू में आए मुशायरों में, तो उनका बहुत पिक्यूलियर इंदौरी लहजा था, तो उसको लेके वो उर्दू की जैसे जो वहां शुद्धतावादियां, पैदल को पेचे बोलते हैं इंदौर में, पैदल को जी पेदल बोलते हैं। जी जी बिल्कुल, तो वो उनके में था, है को वो साफ नहीं कह पाते थे, तो बहुत उनकी आलोचना भी
उस जमाने के जो ठेकेदार थे उन्होंने की। लेकिन भारत उनका एक शेर है कि हमने सीखी नहीं है किस्मत से, हमने सीखी नहीं है किस्मत से ऐसी उर्दू जो फारसी भी लगे। राहत साहब का शेर, हमने सीखी नहीं है किस्मत से ऐसी उर्दू जो फारसी भी लगे। और वो उनका एक जो रोमांटिक जो एक टेम्परामेंट है, उसमें एक शेर था उनका कि तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके दिल के बाजार में बैठे हैं, तेरी हर एक बात मोहब्बत में गवारा करके दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके, खसारा नुकसान करके। मुंतजिर हूं कि सितारों की जरा आंख लगे, ये शेर देखिएगा, मुंतजिर हूं कि सितारों की जरा आंख लगे, चांद को छत पे बुला लूंगा इशारा करके। तो ये जो चांद को छत पे बुला लूंगा इशारा करके, ये एक जो उनका एवरग्रीन जो उनका एक रोमांटिक अंदाज है। और वो उसमें एक आशिक का, असल में जो हुस्न और आशिक का पूरा मामला है उर्दू शायरी में, तो जो इश्क जिस तरह से तरहदार होता है और जिस तरह से वो सामने आता है हुस्न के, तो वो तेवर उनके हमें मिलते हैं। इश्किया शायरी भी बहुत है, लेकिन चूंकि हमारे हालात ऐसे हैं कि इन हालात में उनकी जो एहतजाजी शायरी है उसका बहुत नाम हुआ और होना भी चाहिए। जैसे हालात है उनमें वो शायरी हमेशा अहम रहेगी। जी, अब वो शेर याद आ गया जो मैं भूल रहा था, वो जो उसके पहले एक बात बोलूं, मुझे बात चल रही थी ट्रोलिंग की सारी जो कहने की, लोग भूल गए अगर वो गए होते कभी राहत इंदौरी के मुशायरों में, जो मतलब हैकलिंग तो बहुत होती है मुशायरों में, लोग कहते हैं नीचे से बहुत उल्टी सीधी बातें, हैकलिंग का जिस तरह जवाब राहत इंदौरी साहब देते थे ना, सामने वाला चुप हो जाता था। मतलब ट्रोलिंग करना अगर है, अगर वो अपने दौर में होते तो ट्रोलर को भी जवाब दे जाते अगर उनकी इच्छा होती। बिल्कुल 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 पक्का, एकदम, ये इसमें तो कोई शक ही नहीं है। मतलब आप सोचिए कि उसी साहित्य आज तक के मजमे में वो खड़े हुए हैं और ट्रोलिंग तो राहत साहब वो आमने सामने तो उनको ट्रोल कोई कर ही नहीं सकता। हमने तो देखा ही नहीं कि राहत साहब जब वो बोलते थे, आज के दौर में जब वो बोलते थे किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, तो लगता था कि देश के सारे ट्रोल को एक बार बोल रहे तेरे बाप का नहीं है। वो उनका तेवर, उनकी अदायगी, जो कहा पहले पुनीत ने कि उनके पूरे बॉडी लैंग्वेज में एक अदायगी थी। वो सिर्फ शेर पढ़ते नहीं थे, वो पूरी अदायगी थी, और शायद वो अदायगी लोगों को कनेक्ट बहुत ज्यादा करती थी। ये जो पढ़ता हूं मैं भी, इससे बात हो रही चली थी कि तूफानों से आंख मिलाओ, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। वाह, क्या बात। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो, और फूलों की दुकानें खोलो, क्या बात, का व्यापार करो। इश्क खता है तो ये खता इखबार नहीं। क्या बात, वाह वाह, क्या बात, वाह। पुनीत जी बोल रहे पुनीत अभी के सब बच्चे चुप हैं, कागज की एक नाव लिए, कॉलेज के सब बच्चे चुप हैं, कागज की एक नाव लिए, चारों तरफ दरिया की सूरत फैली हुई बेकारी है। वाह, क्या बात। तो बहुत बहुत उनका तो ये भी है। दूसरा मैं एक और बात कहना चाहूंगा, जैसे ये जो अदाकारी है, जिसे मतलब कई बार लोग मतलब शायद लफ्जों में उसे ड्रामाई अंदाज कह दें, या मैं अदबी इदारों में शायद कई बार उनके जो लफ्जों का चुनाव है, जो उनके लफ्जों का चुनाव है, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से उन्हें प्रशंसा तो नहीं मिलती है, जो मेरा जानना समझ आया है मुझे कुछ सालों में। तो मेरा मानना है कि ये कितने सारे नए नए लफ्ज हैं जो उन्होंने शायरी में दिए हैं। मतलब शायद उन लफ्जों का इस्तेमाल होना, जैसा आपने कहा धज्जियां उड़ जाए, बुलाती है मगर जाने का नहीं, जाने का नहीं, ये मतलब हालांकि पहले भी यूज हुआ है, लेकिन धज्जियां नहीं, लेकिन जाने का ये जो बम्बैया जबान है, ये बुलाती है मगर जाने का नहीं। धज्जियां जैसा लफ्ज है
या फिर एक बड़े मुंहजोर से पाला पड़ा है, हमें फिर इश्क का चाला पड़ा है, बड़े मुंहजोर से पाला पड़ा है। तो ये मुंहजोर जैसे शब्द हैं, इसके अलावा भी जैसे खंजर वंजर, ये इस तरह की जो लफ्ज हैं, तो बहुत सारे ऐसे लफ्ज हैं जो वो लाए हैं शायरी में, जो हमारे ख्याल से, जो मेरे ख्याल से, जो मुझे लगता है शायद उनके इंदौर से वाबस्ता होने के कारण आए हैं वो लफ्ज। वो ये है कि हम भी जब बातें करते हैं, मतलब जैसे पुनीत है, मैं हूं, हम जब बातें करते हैं तो कोई बहुत, मतलब जो अपने टोन में बातें करते हैं इंदौर के लहजे से, मैं भी बहुत साफ लहजे में बात करने की कोशिश कर रहा हूँ आपसे, जो एक शुद्ध हिंदी का एक लहजा है। लेकिन जब हम इंदौरी लहजे में हम आपसे बात करना शुरू करेंगे तो नए कौन से शब्द आ जाएंगे हमारी, वो हाँ वो रहेगी हिंदी, उसका डायलेक्ट हल्का सा बदलेगा, मगर बहुत से ऐसे शब्द हैं जो मेरे ख्याल, जो शायद क्रूड हैं, जो शायद जिन्हें लिटरेरी नहीं कहेंगे, जिन्हें अदबी इदारों में कान में खटकने वाला कहा जाएगा, वो उन लफ्जों को लेके आए हैं शायरी में। और ये मेरे ख्याल से उनका एक बहुत, वो बिल्कुल नटे नहीं है उससे, वो ये नहीं, वो शर्मिंदा नहीं हुए, वो चाहे तो उनका एक शेर है, वो उसी वजन के चाहे तो दूसरे लफ्ज डाल सकते हैं जिसके मानी भी तकरीबन सेम होंगे, लेकिन वो बदलते नहीं है उन लफ्जों को। तो ये मुझे बहुत सीखा है, मतलब ये मैंने उनसे, मतलब काफी हद तक, कि लिख दो लफ्ज। हुसैन भाई एक उनका शेर है, देखिए गजल तो हमारे यहाँ, मतलब लखनऊ में कई साल तो सिर्फ इस पे काम हुआ कि कौन से लफ्ज गजल में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, कौन से नहीं किए जा सकते। नासिक ने बहुत काम किया। लेकिन राहत साहब का शेर है कि क्या था वो, हमें हकीर न जानो कि हम अपने नेजे से, नेजा भाला, हमें हकीर न जानो हम अपने नेजे से गजल की आंख में काजल लगाने वाले हैं। तो नेजे से गजल की आंख में काजल लगाने वाले हैं। और काजल से एक लतीफा अजीज सर ये सुनिए आप, कि एक मुशायरे में, जो कि राहत साहब बहुत मशहूर थे, तो जैसे एक जमाने में 20वीं सदी में जिगर मुरादाबादी का अंदाज शायरों ने कॉपी करना शुरू किया था मुशायरों में, उसी तरह से राहत साहब का पढ़ने का अंदाज बहुत सारे लोग कॉपी करते थे। तो किसी मुशायरे में एक नया शायर आया, कोई लड़का लोकल मकामी शायर, उसने राहत साहब के बिल्कुल अंदाज में कोई गजल सुनाई, तो राहत साहब बड़े मजे से उससे कहते हैं, बेटा सिर्फ आवाज नहीं बुलंद करनी पड़ती है, राहत इंदौरी बनने के लिए मुंह भी काला कराना पड़ता है। तो ये जो अपने ऊपर हंसने की नहीं बहुत उनका एक उनके पहला मिसरा हमको नहीं याद आ रहा है, अपने ऊपर जो सियाह गुलाब बड़ी मुश्किलों से मिलते हैं, वो जो उनका एक मिसरा है अपने लिए, वो बहुत पुनीत, अगर आपको याद हो तो आप सुनाइए। नहीं मुझे भी याद, वो आपने बोला तो मुझे याद आया हिस्सा उसका एक बहुत, मुझे एक उनकी गजल है कि मोहताज नहीं, मतलब एक बड़ा अच्छा रदीफ है उनका कि भाई तेरे वादे की, तेरे प्यार की मोहताज नहीं, ये कहानी किसी किरदार की मोहताज नहीं। तो मतलब ये भी मुझे, मतलब इस तरह की चीजें, इस तरह के रदीफ लाना, जैसे बंबई मैंने जो आपको पहले गजल सुना, इस तरह का रदीफ लाना, समझ रहे हैं। तो ये कुछ बहुत सी नई चीजें हैं जो उन्होंने की हुई हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी गजलें हैं, मुझे भी याद नहीं है। लोगों ने करके उनकी एक गजल है कि भाई, एक गजल है समथिंग समथिंग करके, अल्लाह खैर। अब अल्लाह खैर कितना कठिन रदीफ है, उसके ऊपर आपको एक गजल बांधना। तो बहुत उन्होंने, मतलब शायरी के तौर पे उस पर बहुत काम किया है। हाँ बोलिए, मैं किसी की बात काट दिया शायद दोनों लोगों में से। तो दो शेर तो याद आई इससे, आज कितने सही बैठते हैं। 5 मिनट टाइम है, 5 मिनट 6 मिनट में खत्म करेंगे। पुनीत एक मिनट ही लूंगा कि एक तो दो शेर आज की, अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ के बीमार कर दिया। दूसरा शेर जो आता है कि दो गज सही मगर ये मेरी मिल्कियत तो है, दो गज सही मगर ये मेरी मिल्कियत तो है, ए मौत तूने मुझको जमींदार कर दिया। वाह क्या बात कही। तो ये हम उनके, जैसे अभी मेरा अपना ये कहना है कि जैसे आज के दौर में लोग जॉन एलिया को खोज के पढ़ते हैं और एक तरीके से उनका एक रिवाइवल हो गया। आज से 30 साल बाद वाली जो पीढ़ी होगी, जिसने राहत साहब को सामने से नहीं देखा होगा लाइव गजल पढ़ते हुए और सुनते हुए, वो राहत साहब को इसी तरह से ढूंढ के पढ़ेगी। ये मेरी अपनी समझ है, क्योंकि वो तेवर जो है उनके, वो ऐसा मुनफरद लहजा है। उनका एक शेर है कि
जो हंस रहा है मेरे शेरों पे वही एक दिन, जो हंस रहा है मेरे शेरों पे वही एक दिन, कुतुब फरोश से मेरी किताब मांगेगा। तो वो जो एक अंदाज है, या वो उनका वो जो शेर है वो याद आ रहा है हमको, हम ऐसे फूल कहाँ रोज रोज खिलते हैं, हम ऐसे फूल कहाँ रोज रोज खिलते हैं, सियाह गुलाब बड़ी मुश्किलों से मिलते हैं। तो जाहिर तौर पे उनको रंग की वजह से फप्तियां सुननी पड़ती थी मुशायरों में, रंग को लेकर। एक और याद आया मुझको फप्तियों पे कि मैं ताज हूं तो ताज को सर पे सजाएं लोग, मैं ताज हूं तो ताज को सर पे सजाएं लोग, मैं खाक हूं तो खाक उड़ा देनी चाहिए। क्या बात है, वाह। इसी से एक शेर वो है क्या, हमारे सर की फटी टोपियों पे तंज न कर, हमारे ताज अजायब घरों में रखे हैं। तो ये जो फप्ती वाला मामला है वो बहुत, उनको रंग को लेके बहुत ज्यादा अभी भी जो ट्रोल्स हैं वो करते हैं। तो ये देखिए उन्होंने अपने आप को कैसे देखा, सियाह गुलाब, कि हम ऐसे फूल कहाँ रोज रोज खिलते हैं, सियाह गुलाब बड़ी मुश्किलों से मिलते हैं। तो ये उनका अंदाज था जी। हिमांशु, एक मैं अभी शेर देख रहा हूँ, किसी ने उनको श्रद्धांजलि देते हुए उनका एक पोस्टर लगाया ट्विटर पर, उसमें उनका शेर है, जनाजे पर मेरे लिख देना यारो, जनाजे पर मेरे लिख देना यारो, मोहब्बत करने वाला जा रहा है। तो उसका एक पहले का शेर बहुत अच्छा है कि हमी बुनियाद का पत्थर है लेकिन हमें घर से निकाला जा रहा है, हवाओं पर रौब डाला जा रहा है, हवा पर रौब चरागों को उछाला जा रहा है, को उछाला जा रहा है, हवा पर रौब डाला जा रहा है, चरागों को उछाला जा रहा है। और बहुत अच्छा, आप दोनों में से जिसको भी ये याद है पूरी गजल सुना सकते हैं, हिमांशु या हुसैन? नहीं, हुसैन सुनाएंगे, हुसैन बहुत अच्छा सुना रहे थे। अरे मुझे ढूंढनी पड़ेगी फिर तो। नहीं, जितने शेर आपने सुनाए वही है उसमें, सुनाइए वही शेर है जो आपने सुनाए। नहीं, ये एक है कि भाई हवा पर रौब डाला जा रहा है, चरागों को उछाला जा रहा है, हमी बुनियाद का पत्थर है लेकिन हमें घर से निकाला जा रहा है। क्या बात। जनाजे पर मेरे लिख देना यारो, मोहब्बत करने वाला जा रहा है। बहुत मैं एक्चुअली उसके अंदर और भी शेर हैं जो बहुत अच्छे हैं। एक मुझे वापस बीच में बोलता हूँ, इसी पे याद अभी ढूंढा मैंने कि वो अजीब लोग हैं मेरी तलाश में मुझको, अजीब लोग हैं मेरी तलाश में मुझको, वहां पे ढूंढ रहे हैं जहां नहीं हूं मैं, वहां पे ढूंढ रहे हैं जहां नहीं हूं। एक कि लाख जुल्म, बहुत बढ़िया, एक लाख जुल्म मगर बद्दुआ नहीं देंगे, लाख जुल्म मगर बद्दुआ नहीं देंगे, जमीन माँ है जमीन को दगा नहीं देंगे। क्या बात है, वाह वाह। हुसैन साहब कलंदर थे, राहत साहब शायरी के कलंदर थे, मंच के कलंदर थे। तो उनकी कलंदरी को जो शेर बयान करता है वो ये है कि मेरे हुजरे में नहीं, मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पे रख दो, मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो, आसमां लाए हो ले आओ जमीन पर रख दो। ये राह साहब की कलंदरी की पहचान एक शेर है, मुझे याद आ गया। तब तक हिमांशु तो हुसैन ढूंढ रहा है, तो हिमांशु मैं ढूंढ रहा हूँ। उनका एक शेर है कि खाक हाथों में उठा कर रखना, वो करके एक बहुत अच्छा शेर है उनका। जी शुक्रिया हिमांशु। वो उनकी गजल है कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये दुनिया है इधर जाने का नहीं, मेरे बेटे किसी से इश्क कर। ऐसा कहा जाता है कि मीर के वालिद ने उन्हें ये वसीयत की थी कि बेटा इश्क करो, है ना। तो मेरे बेटे किसी से इश्क कर मगर हद से गुजर जाने का नहीं, सितारे नोच कर ले जाऊंगा, सितारे नोच कर ले जाऊंगा, मैं खाली हाथ घर जाने का नहीं। वबा फैली हुई है हर तरफ, वबा फैली हुई है चारों सिमत, अभी माहौल मर जाने का नहीं, वो गर्दन
नापता है नाप ले, वो गर्दन नापता है नाप ले, मगर जालिम से डर जाने का नहीं। वो एक शेर है उनका कि नदी ने धूप से क्या कह दिया रवानी में। रवानी में, शेर सुनिएगा, बड़ा बारीक शेर है। नदी ने धूप से क्या कह दिया रवानी में, उजाले पांव पटकने लगे हैं पानी में। अब इतनी सारी शबों का हिसाब कौन रखे। ये शेर सुनिएगा, ये उनकी शरारत, जो राहत साहब का जो एक अपना अंदाज है, जिसको कहते हैं कि उनका दिल हमेशा जवान रहा, और जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है। जी हिमांशु इसको रिपीट करिए, थोड़ा नेट की प्रॉब्लम हुई, इसको रिपीट करिए। जी जी, अब इतनी सारी शबों का हिसाब कौन रखे, बहुत सवाब कमाए गए जवानी में। तो इतनी सारी रातों का हिसाब कौन रखे, बड़े सवाब कमाए गए जवानी में। तो ये जो उनका एक अंदाज है राहत साहब का, और इसमें चमकता इसकी मैं और इसके दो जी बिल्कुल और सुनाता हूँ कि चमकता रहता है सूरज में, चमकता रहता है सूरजमुखी में कोई और, चमकता रहता है सूरजमुखी में कोई और, महक रहा है कोई और रात रानी में। क्या बात है। चमकता रहता है सूरजमुखी में कोई और, महक रहा है कोई और रात रानी में। और ये मुशायरों में वो नहीं सुनाते हैं। ये जो लिटरली मतलब काफी इतना खूबसूरत शेर है। वो सलीम कौसर की जो गजल है कि मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है, बसे आईना मेरा अक्स है, सरे आईना कोई और है। तो वो ये शेर फिर से सुनाइए हुसैन भाई। और जो लोग ये कहते हैं कि राहत साहब सिर्फ मुशायरों के शायर हैं, बिल्कुल जरा ये शेर सुनिए कि चमकता रहता है सूरजमुखी में कोई और, चमकता रहता है सूरजमुखी में कोई और, महक रहा है कोई और रात रानी में। क्या बात है, वाह। तो रात रानी का जिक्र ले आया, उस दिन और रात का जो अंतर है, दिन और रात। और एक और इसका एक शेर है, गरानी का मतलब होता है गरीबी, गुर्बत, मतलब गरानी मतलब गरानी भारीपन को कहते हैं। हाँ महंगाई आप समझ सकते हैं। हाँ कि मैं सोचता हूँ कोई और कारोबार करूं, जी मैं सोचता हूँ कोई और कारोबार करूं, किताब कौन खरीदेगा इस गरानी में। क्या बात, वाह। तो आप कि भाई किताब कौन, मैं सोचता हूँ कोई और कारोबार करूं, किताब कौन खरीदेगा इस गरानी में। ये कोई और ही किरदार है तुम्हारी तरह, वाह। ये कोई और ही किरदार है तुम्हारी तरह, तुम्हारा जिक्र नहीं है मेरी कहानी में। क्या बात है, वाह वाह। तो ये शेर ट्रोल्स के लिए है। तो ये बहुत मतलब लिटरेरी शेर भी बहुत सारे हैं उनके। हाथ दस्ता हुआ नरगिस का को लेके, मिसरा लेके उन्होंने एक गजल लिखी थी, मैं बोल रहा हूँ कौन सी थी। तो वो उस तरह की भी गजलें उन्होंने काफी लिखी हैं, वो हालांकि आती नहीं है। हाँ मतलब मुशायरों में नहीं आती। एक जो मशहूर है ही पढ़ देता हूँ, दुश्मन भी, हाँ वो मिल जाएगा मुझे। खानदानी चाहिए मुझे, दुश्मन भी खानदानी चाहिए। एक उनकी गजल मिली जो मुझे बहुत पसंद है, मगर आप अभी सुनाएं फिर उसके बाद मैं सुनाऊंगा। बहुत पसंद है मुझे ये कि लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं, इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं। और आखिरी इसका है कि मैंने जुगनू हूँ, मैंने जुगनू दिया हूँ, न कोई तारा हूँ, रोशनी वाले मेरे जलते क्यों है। हाँ बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया शेर है ये वाला, तो बहुत ही बढ़िया शेर है। गुलाब, खाब, दवा, जहर, क्या है गुलाब, खाब, दवा, जहर, जाम, क्या है। मैं आ गया हूँ, बता इंतजाम क्या है। अमीर शहर के कुछ कारोबार याद आए, अमीर शहर के, जो शहर का बड़ा आदमी है, अमीर शहर के कुछ कारोबार याद आए, मैं रात सोच रहा था हराम क्या है। रात सोच रहा था हराम क्या है। अच्छा अजीत सर, आपको पता है बहुत कम लोग ये जानते हैं कि राहत साहब ने अपनी गुर्बत के दिनों में जो सिनेमा हॉल में जो पोस्टर्स लगते थे पहले हाथ से पेंट किए वाले, तो वो पेंटिंग भी की है, होल्डिंग्स पेंट किए हैं, पोस्टर्स बनाए हैं। जी उनके घर में बकायदा हॉल में एम एफ हुसैन की पेंटिंग रखी हुई थी जब मैं गया था 5 साल पहले। एम एफ हुसैन के साथ उनकी बहुत अच्छी दोस्ती यारी हुई थी, जहाँ तक मुझे बताया गया है। बिल्कुल सही बात। और दोनों ने हुसैन साहब ने भी पेंटिंग की है
फिल्मी पोस्टर्स की, जब उनका खराब दौर था तो उन्होंने भी एक्टिंग की। तो दोस्तों मुझे लगता है 12 बज गए हैं, तारीख बदल रही है और राहत साहब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आप तीनों ने जिस ढंग से उन्हें याद किया और हजारों दर्शकों ने देखा, तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया, और हिमांशु आपका और हुसैन हैदरी साहब और पुनीत शर्मा साहब, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि इस ढंग से आप शामिल हुए इस चर्चा में, बातचीत में, और उस महान शायर को हमने श्रद्धांजलि दी। उनकी ही शायरी, उनके शेर, उनकी गजलों के हिस्से पढ़े आप सबके जरिए, दर्शकों ने उन्हें जाना एक बार। और बहुत सारी चीजें ऐसी थी, बहुत सारी लाइनें ऐसी थी कि बहुत कुछ जिसने सुना हो राहत साहब को, उसके लिए भी बहुत सारी चीज आपने जो कही, जो पहली बार की तरह था। तो आप सबका एक बार शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सबका, दर्शकों का, और उसके बाद फिर मुलाकात होगी। और उम्मीद करते हैं कि हाल के वर्षों में कोई ऐसी घटना ना हो, ऐसी वारदात ना हो, ऐसे किसी का जाना ना हो, किसी शायर का, किसी कवि का, किसी गीतकार का, कि उस मौके पर हम मिले, लेकिन हम मिलेंगे जरूर। आप सबका शुक्रिया एक बार। बहुत शुक्रिया।